नीतू अपनी शादी के लिए बहुत नर्वस होती है और अपने आप में सुंदर दिखने के लिए वो अपने चेहरे पर कुछ न कुछ लगाती रहा करती थी। एक दिन नीतू अपने कमरे में आराम से हल्दी चंदन का लेप लगा रही होती है कि तभी उसकी सहेली विभा वहां आ जाती है। यार नीतू, ये तू क्या कर रही है? तू अपने चेहरे पर ना कुछ भी लगाती है जो तेरे चेहरे पर सूट नहीं करता और पिंपल होने लग जाते हैं। फिर तू ये क्या लगा रही है? क्या यार, मुझे तो टेंशन हो गई है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। 1 महीने में मेरी शादी होने वाली है और मेरी शक्ल पर अभी से 12 बजे हैं। देख रही है ना कितने पिंपल हो गए हैं। सब कुछ ट्राई कर लिया है लेकिन ये पिंपल तो ठीक ही नहीं हो रहे हैं। ऐसे तो मैं अपनी ही शादी में जोकर लगूंगी। जब तुझे पता है कि ये पिंपल ऐसे ठीक नहीं हो रहे तो तू क्यों कुछ भी लगा रही है? एक पिंपल ठीक करने के चक्कर में और 4 ना हो जाए, फिर तू रोएगी। क्या हो गया ये? रोएगी क्या? मैं तो यहाँ रो रही हूँ और हो ही रखे हैं इतने पिंपल। सच में मुझे तो अभी से ही टेंशन हो रही है। शादी के बाद तो मुझे पिंपल वाली बहू ही बोलेंगे लोग। विभा, कुछ मदद करना, मेरी कैसे ठीक होंगे ये? तू इतनी टेंशन मत ले, ये खुद हुए है ना तो खुद ही ठीक भी हो जाएंगे। बस तू अपना खान पान ठीक रख। आधे पिंपल तो इसलिए होते हैं क्योंकि आजकल हम लोग अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देते। और तू भी कितना बाहर का खाती है। वो लोग साफ सफाई से थोड़ी ना कुछ बनाते हैं, वो तो बस ऐसे ही बनाते होंगे ना। तू सही कह रही है, मैं बाहर का तो बहुत कुछ खाती हूँ। अच्छा ये बता कि अब से मैं अगर बाहर का खाना छोड़ दूँ तो मेरे ये पिंपल ठीक हो जाएंगे? मेरी शादी से पहले मैं वापस से सुंदर तो लगूंगी ना? देख, पक्का तो नहीं बता सकती, लेकिन अगर तू अब से ही बाहर का खाना बंद कर दे, फ्रूट्स खाए, पानी ज्यादा पिए तो ठीक होने लग जाएंगे। इतना सब तो कर ही लिया है, अब वो भी कर लेती हूँ जो तू बोल रही है। अपनी सहेली के बोलने के बाद नीतू अपने खान पान पर बहुत ध्यान देती है। अब बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर देती है और खाने में सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही खाती है। अब नीतू के पिंपल्स भी ठीक होने लगे थे। शादी से 1 हफ्ते पहले नीतू के चेहरे पर काफी निखार आ गया था और तभी नीतू की होने वाली सास अनीता नीतू से मिलने के लिए घर आती है। अरे वाह, मेरी होने वाली बहू के चेहरे पर तो आज अलग ही रौनक दिख रही है। कुछ करवाया है क्या नीतू तूने अपने चेहरे पर, जो इतना निखार आ रहा है तेरे चेहरे पर? नहीं माँ जी, नहीं करवाया कुछ। वो अब शादी होने वाली है तो शायद खुशी का ही निखार होगा। बहू, शादी तो हमने भी की थी लेकिन हमें तो ऐसा निखार नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, मैं तो तुझे साड़ी देने आई थी। यहीं पास में काम था तो सोचा तुझे भी साड़ी दे जाऊं। ये साड़ी क्यों माँ जी? शादी से पहले किसी रस्म में पहनी है क्या ये? अरे नहीं बहू, ये तो तेरी मुंह दिखाई के लिए साड़ी लाई हूँ। ये साड़ी तू अपनी मुंह दिखाई में पहन लियो। एक तो वैसे ही तू इतनी सुंदर लग रही है और जब ये साड़ी पहनेगी तो कितनी सुंदर लगेगी। तेरी तो बार बार नजर उतारनी पड़ेगी मुझे। माँ जी, शादी के बाद वाली रस्म मुंह दिखाई में ही पहनी थी। मुझे तो आप बस यही बता दो ना, जब मैं शादी के बाद ससुराल आऊंगी आपको यहाँ आने का कष्ट तो नहीं करना पड़ता ना? बहू, तू भी क्या बोल रही है? अब क्या तुझसे मिलने के लिए भी कष्ट करना पड़ेगा? और ये बात तूने बिल्कुल सही कही है कि मैं तुझे बाद में साड़ी दे सकती थी, लेकिन घर पूरा मेहमानों से भरा हुआ है और तू भी अपना सामान तो पैक कर ही रही है, इसीलिए मुंह दिखाई वाली साड़ी भी उसमें ही रख लियो। वो क्या है ना, हमारे में बहू मुंह दिखाई की साड़ी ससुराल वालों की दी हुई ही पहनती है, इसलिए मुझे आना पड़ा। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे भी पता है अगर जरूरी नहीं होता तो आप आती ही नहीं। और सही किया आपने, अब सब कुछ रीति रिवाज से ही हो रहा है तो हमें भी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखना चाहिए। नीतू काफी खुश थी। अब उसके चेहरे पर एक भी पिंपल नहीं था और धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आ रहा था। अब शादी से 1 दिन पहले नीतू अपनी शादी का जोड़ा पहनकर ट्राई कर रही होती है कि तभी वहां नीतू की माँ कल्पना आ जाती है और नीतू की नजर उतारने लगती है। हाय मेरी बच्ची, कितनी प्यारी लग रही है। भगवान तुझे हर बुरी नजर से बचाए। माँ, आज मेरा इस घर में आखिरी दिन है, मैं आपसे कुछ मांगू? तू जो चाहे मांग सकती है। आज मेरी बच्ची इस घर से विदा हो जाएगी। तुझे जो चाहिए तू बोल। माँ, मुझे आपके हाथ का अचार खाने का बहुत मन हो रहा है। शादी के बाद तो आपके हाथ का अचार मिलेगा नहीं। आप मुझे अभी अपने हाथों का अचार खिला दो ना। बस इतनी सी बात?
तू यहीं रुक, मैं अभी तेरे लिए अचार लाती हूँ। कल्पना नीतू के लिए अचार लाती है, जिसे नीतू खूब चटकारे लगाकर खाती है। लेकिन नीतू को पता नहीं था कि अचार खाने से उसके पिंपल फिर से आ जाएंगे। अब अगली सुबह जब नीतू उठती है तो उसके चेहरे पर काफी सारे पिंपल आ जाते हैं। नीतू काफी परेशान हो जाती है और अपने कमरे से ही नहीं निकलती। थोड़ी देर बाद विभा नीतू के कमरे में जाती है तो नीतू के चेहरे पर पिंपल देखकर वो हैरान रह जाती है। नीतू, ये क्या है, इतने ज्यादा पिंपल? बहन, आज तेरी शादी है और तुझे दूल्हा देखेगा ना ऐसे तो मंडप से सीधा भाग ही जाएगा। क्यों, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों बोल रही है? अपनी शक्ल आईने में देख, कितने सारे पिंपल हो रखे हैं तुझे। हे भगवान, इतने सारे पिंपल कैसे हो गए? विभा, मैं क्या करूं? यार, आज तो मेरी शादी है और आज ही इतने सारे पिंपल हो गए। एक काम कर, अपने सर पर ना घूंघट रख ले और अभी मंडप में चल। कब से सब तुझे बुला रहे हैं। अभी तो फिर भी बच जाऊंगी और कोई मेरी शक्ल नहीं देख पाएगा, लेकिन कल को क्या? कल तो मेरी मुंह दिखाई है ना, और माँ जी ने तो पहले ही बहुत बड़ाई कर दी अपनी बहू की। अब वो अपनी इस पिंपल वाली बहू की मुंह दिखाई करेंगी, वहाँ तो सब लोग हंसेंगे ना। देख, अभी रोने से ना कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर तू मंडप में जाने में देर करेगी ना तो जरूर सबको शक हो जाएगा। और अभी फिलहाल तेरे लिए शादी जरूरी है, ना कि तेरे ये पिंपल। चल अब मेरे साथ। विभा नीतू को बहुत समझाती है और उसे शादी के लिए मंडप पर ले जाती है। नीतू की शादी बहुत धूमधाम से हो भी जाती है और नीतू विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में आने के बाद नीतू की सास उसे समझाते हुए कहती है, बहू, आज शादी ब्याह की रस्मों में तू वैसे भी बहुत थक गई होगी ना। तू तो एक काम कर, अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। वैसे भी कल सुबह तो फिर से ससुराल की रस्में शुरू होने लगेंगी। तुझे आराम का कहाँ टाइम मिलेगा। और कल तेरी मुंह दिखाई की रस्म है, याद तो है ना तुझे? जी माँ जी, याद है। बहुत बढ़िया बहू, कल तू अच्छे से तैयार हो जाइयो। आज शाम को ही मैंने आसपास वालों को बोल दिया था कि कल मेरी बहू की मुंह दिखाई की रस्म है, तो आ जाना। अब तू जा और आराम कर ले। नीतू अपने कमरे में जाकर आराम करने लग जाती है। लेकिन नीतू को अपने पिंपल की चिंता सताए ही जा रही थी। अगली सुबह नीतू चुपचाप घूंघट करके बैठ जाती है। तभी वहां आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं और अनीता की पड़ोसन विमला कहती है, अनीता, तू तो अपनी बहू की बहुत तारीफ करती थी। आज अनीता की बहू की मुंह दिखाई होगी तो पता चलेगा अनीता की बहू वाकई सुंदर है या नहीं। हाँ, तो देरी क्यों कर रहे हो? मेरी बहू तो सामने ही बैठी है। उठाओ घूंघट और खुद देख लो। अनीता के कहने पर सबसे पहले विमला ही नीतू का घूंघट उठाती है और उसके चेहरे पर इतने सारे पिंपल देखकर विमला की तो हंसी निकल जाती है। अरे अनीता, तू तो बोल रही थी तेरी बहू बहुत सुंदर है, लेकिन तेरी बहू तो पिंपल वाली निकली। तूने यहाँ हमें पिंपल वाली बहू की मुंह दिखाई के लिए बुलाया है क्या? तो दिक्कत क्या है अगर मेरी बहू के पिंपल है? शादी ब्याह के घर में कितनी टेंशन होती है और उसी टेंशन में हो गए होंगे पिंपल। इसका मतलब माँ जी, आपको कोई परेशानी नहीं है? बहू, ये भी भला कोई परेशानी वाली बात है? ये पिंपल ही तो है, आते जाते रहेंगे। जिस चीज को लेकर नीतू इतना ज्यादा परेशान थी, उसी चीज से नीतू की सास को कोई परेशानी नहीं थी। डमरूपुर गांव में पंजीरी देवी 5वीं तक के बच्चों के स्कूल की प्रिंसिपल थी। गांव में उसका बड़ा सम्मान और आदर था, जिसके चलते सभी उसे हेड मास्टरनी जी कहा करते थे। उसका एक ही बेटा था, अमित, जो कि गांव की पंचायत का सदस्य भी था। एक रोज पंजीरी देवी कुछ दूसरे गांव में अपनी स्कूल की कुछ अध्यापिकाओं के साथ स्कूल जाने वाले बच्चों का सर्वे करने निकलती है, तो वहाँ उसे मिठाई की दुकान पर बैठी एक सुंदर सी लड़की दिखाई पड़ती है। वो उस दुकान पर जा ही रही थी कि तभी सभी को लेने के लिए गाड़ी वहाँ आती है और उसे जाना पड़ता है। घर आकर वो अपने बेटे से कहती है, पता है अमित, आज बगल वाले गांव में गई थी तो एक बहुत ही सुंदर लड़की मिली। मिठाई की दुकान पर बैठी थी, यानी हिसाब किताब भी जानती होगी। मैं तो उसके बारे में पता कर तेरी शादी की बात पक्की करूंगी। एक नजर में वो लड़की आपको इतनी पसंद आ गई? हाँ बिल्कुल, कुछ तो बात है उस लड़की में। बात तो होगी,
वरना आप किसी भी लड़की को यूं इस तरह से अपनी बहू नहीं बनाना चाहेंगी। पंजेरी देवी दूसरे गांव की उस लड़की मीनाक्षी के परिवार के बारे में पता करती है, जो कि बहुत गरीब था, और उनसे अपने बेटे के रिश्ते के बारे में चर्चा करती है। मीनाक्षी के गरीब माता पिता हेड मास्टरनी के घर से अपनी बेटी के लिए आए रिश्ते से बहुत खुश थे। वो खुशी खुशी हाँ कर देते हैं और कुछ ही समय में मीनाक्षी अमित से शादी करके अपने गांव से डमरूपुर आ जाती है। अपना इतना बड़ा ससुराल देखकर मीनाक्षी कहती है, हाय दैया, ये घर है कि महल? हमको तो बुझा ही नहीं रहा है। एक बात तो बताइए सासू माँ। हाँ बहू पूछ। वो यहाँ पर 2 नंबर का इंतजाम है कि खुले में ही जाना पड़ता है? वो का है ना, हमारे गांव में तो सब खेत में ही जाते हैं। माँ, ये कैसी अनपढ़ों जैसी बातें कर रही है? चुप कर, वो बेचारी गरीबी में से आकर इतना बड़ा घर देख रही है, तो क्या पता घबराहट में कुछ भी बोल रही हो। बहू चल, मैं तुझे तेरा कमरा दिखा देती हूँ। समय बीतता है। घर के कामकाज में तो मीनाक्षी अच्छी ही थी, इसीलिए कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी। लेकिन एक रोज पंजेरी स्कूल की कुछ जरूरी फाइल्स को पढ़ रही थी, तो उसमें से एक लेटर निकल कर गिरता है, जिसे झाड़ू लगाते हुए मीनाक्षी कूड़े में मिला देती है। तभी अचानक पंजेरी की नजर उस लेटर पर जाती है, तो वो उसे उठाते हुए अपनी बहू से कहती है, बहू ये क्या कर रही है? इस कागज को कूड़े में क्यों फेंक रही थी? सासू माँ, अब कूड़े को तो कूड़े में ही फेंकेंगे ना। अरे ये कूड़े वाला कागज नहीं है, फेंकने से पहले पढ़ तो लेती। पढ़ लेते? क्यों मजाक करती हो सासू माँ? काला अक्षर भैंस बराबर है, भला कैसे पढ़ लेते? उसकी ये बात सुनकर पंजेरी चौंक जाती है और कहती है, ये क्या बकवास कर रही है बहू? पढ़े लिखे होकर कोई ऐसी बात करता है खुद के बारे में? पढ़े लिखे हम नहीं तो हम तो अनपढ़ है सासू माँ। हमको इस कागज पर लिखे अब कुछ भी पता नहीं है। अरे जब तू अनपढ़ है तो मिठाई की दुकान पर बैठकर हिसाब किताब कैसे करती थी? हम करते ही नहीं थे, वो तो मिठाई पर मक्खियाँ ना लगे इसका ध्यान रखते थे। बाकी शादी के समय तो बाबा आपको बता ही होंगे कि वो गरीब के चलते हमको पढ़ा नहीं सके, इसलिए हम अनपढ़ हैं। ये बात जानकर के उसकी बहू अनपढ़ है, पंजेरी अपना सर पकड़कर सोफे पर गिर पड़ती है और अपने सर को जोर जोर से खुजाते हुए कहती है, अरे ओ नासपिटी, जब गांव में किसी को पता चलेगा कि स्कूल की हेड मास्टरनी की बहू अनपढ़ है, तो सब जगह मजाक बनेगा मेरा। ये मैंने क्या कर दिया बहू? हाँ सासू माँ। खबरदार, खबरदार अपने अनपढ़ होने की बात किसी को भी कही तो लोगों के सामने अपना मुंह बंद ही रखियो। मीनाक्षी अपनी सास की बात बिना कोई सवाल किए मान जाती है, लेकिन गांव के लोगों में हेड मास्टरनी की बहू को लेकर काफी उत्साह था। एक रोज स्कूल की सभी टीचर मिलकर पंजेरी के कैबिन में जाती है। उन सबको देखकर पंजेरी कहती है, आप सभी कक्षाएं छोड़कर यहाँ एक साथ? प्रिंसिपल मैडम, आपको तो ज्ञात ही होगा कि अंग्रेजी पढ़ाने वाली नीति मैडम के घर में शादी का माहौल है, तो वो 1 महीने की छुट्टी पर गई हैं। बिल्कुल पता है, क्योंकि सबकी छुट्टी की अर्जी मैं ही मंजूर करती हूँ। हाँ, तो वो जब तक नहीं आती तब तक उसकी जगह कोई और तो चाहिए बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने वाला, और हमारे विचार से ये काम आपकी बहू ही कर सकती है। ये क्या कह रहे हो सब? वो मेरी बहू है, कोई टीचर नहीं। हाँ, लेकिन वो इस गांव के अच्छे स्कूल की हेड मास्टरनी की बहू है। छोटे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना तो वो कर ही सकती हैं, और अपने गांव के बच्चों के लिए वो इतना तो कर ही सकती हैं, और इस बात पर तो गांव की पंचायत को भी एतराज नहीं होगा। हाँ, लेकिन मेरी बहू आने से मना भी तो कर सकती है ना। पंजेरी स्कूल के टीचरों के सामने अपनी अनपढ़ बहू को स्कूल में न लाने के लिए बहुत बहाने बनाती है, लेकिन बात नहीं बनती, और गांव का एक छोटा सा स्कूल होने के नाते ऐसा कुछ होना वहाँ कोई बड़ी बात नहीं थी। पंजेरी मुंह बनाए घर जाकर अमित और अपनी बहू से कहती है, अमित बेटा, कल से ये मेरी अनपढ़ बहू स्कूल जाएगी। इस उम्र में पढ़ने? नहीं, बच्चों को पढ़ाने, वो भी अंग्रेजी। हम स्कूल जाएंगे। स्कूल नहीं, स्कूल होता है अनपढ़। लेकिन माँ, इसका वहाँ क्या काम है? वही तो, लेकिन मैं फंस गई हूँ। एक दिन के लिए तो इसे स्कूल ले जाना ही पड़ेगा। अमित बेटा, एक काम कर, इस अनपढ़ की जगह तू ही बच्चों को पढ़ाने के लिए समय निकाल ले। माँ, ऐसा हो सकता तो मैं जरूर करता, लेकिन आपको तो मेरे काम का पता है ना। मैं तो चाहकर भी समय नहीं दे सकता स्कूल में। अब क्या था, पंजेरी मजबूरी में
अपनी अनपढ़ बहू को समझा बुझा कर स्कूल लेकर आती है। वहाँ के सभी टीचर्स उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी जोर से घंटी बजती है और एक टीचर मीनाक्षी को दूसरी क्लास में ले जाती है, जहाँ बच्चे उनके आते ही चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी एक छोटी सी बच्ची भारी सा बस्ता लिए धीरे धीरे क्लास में आती है। तो टीचर कहती है, मीना, तुम देरी से स्कूल क्यों आई हो? टीचर बस्ता बहुत भारी है, मुझसे तो जल्दी जल्दी चला भी नहीं जाता है। ठीक है, जाओ बैठ जाओ अपनी सीट पर। मीनाक्षी जी, अब बच्चों को पढ़ाइए, मैं चलती हूँ। आप संभाल लेंगी ना? हाँ, हम देख लेंगे बच्चा लोग को, आप जाइए। टीचर वहाँ से चली जाती है। तभी एक बच्चे से किताब लेकर उसे उल्टा पकड़ते हुए वो बगल से चौक उठाती है और किताब में लिखे शब्द को घूर कर देखती है और मीना को बुलाकर बोर्ड पर लिखवाती है और पढ़ने को कहती है। हाँ, आप जो लिखी हो एक बार बोलो उसे। GOOGLE। टीचर, इसको जोड़कर कैसे पढ़ेंगे? हमको क्या पता, सासू माँ तो बता ही नहीं ऐसा कुछ होता है। क्या बोलना है, कुछ भी बोल देते हैं, बच्चा लोग को क्या पता। इसको तो गुलू गुलू कहते हैं। सभी बच्चे उसके पीछे एक एक शब्द को बोलने लगते हैं कि तभी वहाँ प्रिंसिपल के साथ कुछ बाहरी अधिकारी आते हैं और जो कहते हैं, ये सब क्या है प्रिंसिपल जी? क्या ऐसे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है बच्चों को गांव में? अरे नहीं सर, वो तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बोरियत ना हो इसलिए टीचर बीच बीच में ऐसे हंसा देते हैं। हाँ, सही कह रही है प्रिंसिपल जी। ओह, ये भी सही है। वैसे भी आजकल के बच्चे बोर जल्दी होते हैं। वैसे प्रिंसिपल जी, स्कूल में खेलकूद की क्या व्यवस्था है? आइए आपको ग्राउंड भी दिखाते हैं हम। वो पूरा दिन अनपढ़ मीनाक्षी स्कूल में ही काटती है और गांव के स्कूल की हर बात को ध्यान में रखती है। फिर चाहे वो बच्चों को मिलने वाले खाने में कमी करना हो या स्कूल की साफ सफाई हो। जब वो घर पहुंचती है तो अपनी सास को कहती है, सासू माँ, माना हम अनपढ़ है, लेकिन जो आज हम स्कूल में देखे हैं उस पर सवाल पूछना चाहते हैं। गांव के स्कूल के बच्चों का बैग इतना भारी काहे होता है? मतलब लगता है जिससे बच्चे पढ़ने के लिए नहीं, किताबें नहीं, बोझा लेकर जा रहे हैं। और खाना, स्कूल में बच्चा लोग को खाना देने में बहुत कमी किया जाता है और साफ सफाई पर तो ना ही बच्चों का ध्यान जाता है न ही टीचर लोग का। ऐसे में बच्चों का ध्यान कैसे लगेगा पढ़ने में? तो मेरी अनपढ़ बहू ने स्कूल में इतना सब कुछ गौर किया। यही सभी चीजें मुझे आज स्कूल में आए अधिकारियों ने भी कही। चलो, अनपढ़ बहू के स्कूल जाने से कुछ ना सही, पर उसकी अच्छी सोच का तो पता ही चल गया। साथ ही तूने किसी को भी पता नहीं चलने दिया कि तू अनपढ़ है। उमा 2-3 साड़ी लेकर अपनी बहू आशिका के कमरे में जाती है और बोलती है, बहू, जरा देख तो इन दोनों में से कौन सी साड़ी ठीक लगेगी मुझ पर। माँ जी, आप साड़ी क्यों देख रही हो? कहीं बाहर जाना है क्या आपको? हाँ, वो पड़ोसन है ना अपनी, उसके साथ ही जाना है। वो क्या कहते हो तुम लोग, किट्टी पार्टी। आज मेरी उम्र की औरतें मिलकर किट्टी पार्टी कर रही है, तो वहीं जाना है मुझे। वाह माँ जी, आपकी तो किट्टी पार्टी चल रही है और मैं कहीं चली जाऊँ तो आपको दिक्कत होती है। तुझे कहाँ ही जाना होगा, तू तो घर संभाल बस। कहाँ बाहर जाना है तुझे? बाहर तो कहीं तब जाऊँ ना मैं जब आप मुझे जाने दोगी। कहीं जाने ही नहीं देती हो आप मुझे। तू ये सब मत कर, मुझे बस इतना बता कि साड़ी कौन सी अच्छी है। माँ जी, ये वाली ज्यादा अच्छी है और आप पर बहुत अच्छी लगेगी, है ना? मुझे भी यही पसंद आई थी। मेरी पसंद है ही इतनी अच्छी, खामखाई तुझसे पूछने आई मैं। माँ जी, जब आपको मेरी पसंद के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है तो आप मुझसे पूछने क्यों आती हो? खुद पसंद कर लिया करो ना। बहू, तुझसे कुछ पूछ लिया है मैंने तो इतना बन मत, ठीक है ना? बोल तो ऐसे रही है जैसे तेरे बिना इस घर का कुछ हो ही नहीं सकता। तुझसे पूछ लिया तो इतना बुरा लग गया क्या तुझे? माँ जी, बुरा नहीं लगा है मुझे। मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि अगर मुझसे किसी बात की सलाह मशवरा लेती हो तो कभी तारीफ भी कर दिया करो ना। मैं आपकी ही बहू हूँ, पड़ोसियों की नहीं। हाँ तो क्या हुआ, पड़ोसियों की बहुएं भी तेरी तरह हैं। तुझमें कुछ खास नहीं है, समझी? तुझसे कुछ बात क्या कर लो, अपना ही दुखड़ा गाने लगती है। तुझसे अच्छी तो पड़ोसियों की ही बहुएं हैं। ठीक है, आप सही और मैं गलत। अब तो खुश हो ना, या और भी कुछ रह रहा है? हाँ, मैं ये बोल रही थी कि मैं तो किट्टी पार्टी में ही खा कर आऊंगी और नवीन भी देर से आएगा, तो तू दिन में जो बना था वही खा लियो। क्या आप अपने अकेले के लिए तू खाना बनाएगी? हाँ, यही तो बचा है। माँ बेटे बाहर घूमते रहे
और बहू घर में बासी खाना खाए। जब कहीं चली जाऊंगी ना, तभी माँ जी को अपनी बहू की असली कीमत का एहसास होगा। उमा आशिका को हमेशा ही सुनाती रहती थी, उसे किसी न किसी बात पर नीचा दिखाती रहती, और आशिका अपने लिए बोलती तो है, लेकिन उमा उसकी बात को जरा नहीं सुनती और सुनाने का कोई मौका ही नहीं छोड़ती थी। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद आशिका का पति नवीन सुबह उठता है और घड़ी में समय देखता है, और नवीन को ऑफिस जाने के लिए बहुत लेट हो रहा था। तो वो आशिका से कहता है, आज तो मैं ऑफिस जाने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ। मैंने तो फाइल भी पूरी नहीं की है। पक्का आज सर ना मुझे नौकरी से निकाल ही देंगे। मेरा तो अब मन ही नहीं कर रहा ऑफिस जाने का। आप पहले जाओ, ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ और टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, वरना मैं जो सोच रहा हूँ ना वो भी हो सकता है। नवीन ऑफिस के लिए जल्दी से रेडी होकर जाने लगता है। तैयार होकर वो नाश्ता करने आता है और अपनी माँ के साथ नाश्ता कर ही रहा था। तभी वहाँ आशिका नवीन की ऑफिस की फाइल लेकर आती है और कहती है, चलो अच्छा है आपने नाश्ता भी कर लिया, मैंने आपकी फाइल पूरी कर दी है। एक बार आप रीचेक कर लेना, अपने हिसाब से मैंने सब ठीक किया है इसमें। क्या तुमने इतनी जल्दी मेरी फाइल कंप्लीट कर दी? सही है। अरे आप भूल क्यों गए कि मैंने भी MBA कर रखी है, ये सब मुझे आता है। अब ऐसा लग रहा है कि मैंने तुमसे शादी करके ना सबसे अच्छा काम किया है। मुझे अपने आप पे गर्व है। हाँ नवीन, तेरी ही तो पसंद है। तेरे साथ रह रहकर बहू भी समझदार हो गई है। तेरे ऑफिस के काम में मदद की, तेरे लिए ही अच्छा है। अब बहू घर का काम भी कर लेगी और तेरी ऑफिस के काम में मदद भी कर देगी। लेकिन माँ जी, मुझे घर के ही इतने काम होते हैं, कभी कभी ही मदद कर सकती हूँ ना, ऐसे रोज थोड़ी। बहू तू ना धीरे धीरे कामचोर बनती जा रही है, मैं सब समझ रही हूँ तुझे। दो काम क्या बोल दो, तेरे तो नए नए बहाने आ जाते हैं। अरे अपने पति की मदद करेगी ना, इसमें क्या परेशानी है। माँ सही बोल रही है। और घर का काम क्या ही होता है, इधर झाड़ू मारी उधर पोछा मारा, काम खत्म। और इतने से ही काम में तुम थक जाती हो, इतनी भी काम चोरी मत दिखाओ। तू क्यों परेशान हो रहा है बेटा, मैं हूँ ना, अच्छे से समझा दूंगी बहू को कि काम कैसे संभालते हैं। इनकी तो मदद करके ही गलती कर दी मैंने। ऑफिस में जाते और अपने सर से सुनते ना, तब पता चलता इन्हें। हर बात में सुनाते ही रहते हैं ये लोग तो। बहू जा, नवीन का टिफिन पैक कर दे, ऑफिस भी जाना है उसे। तुझे तो कोई काम नहीं है, लेकिन मेरे बेटे को तो बहुत काम है। जा आप टिफिन पैक कर दे अच्छे से। उमा और नवीन दोनों का ही स्वभाव एक जैसा था। दोनों की इन सब बातों से आशिका को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसके घर में किसी को भी आशिका की नहीं पड़ी थी। उन्हें तो बस यही लगता था कि आशिका का काम ही यही है, इसीलिए वो सब कभी भी आशिका की तारीफ नहीं करते थे। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। कुछ दिनों बाद उमा अपनी पड़ोसन गीता के साथ बाहर मोहल्ले में बैठी हुई थी। काफी देर तक बातें करने के बाद वो गीता के साथ अपने घर आती है और आशिका को बुलाकर कहती है, बहू चाय बना दे मेरे और गीता के लिए। माँ जी, बर्तन तो अभी तक धुले नहीं हैं, मुझे थोड़ा समय लगेगा चाय बनाने में। मैं 4 घर घूम के भी आ गई और तेरा काम नहीं हुआ अभी तक। ओ माँ जी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब सी लग रही है, चक्कर भी आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा आराम कर रही थी। मैं अच्छे से जानती हूँ तेरी तबीयत खराब नहीं है, तू बस नाटक कर रही है ताकि काम ना करना पड़े। अरे उमा, ऐसे क्यों बोल रही है? क्या पता सच में तबीयत खराब हो, देख कैसे कमजोर सी लग रही है। अरे तू नहीं जानती इसे, हर वक्त बहाना ही देखती है कि कौन सा बहाना बनाऊं और काम से बच जाऊं। तू ना पागल ही है, तेरी बहू सारा काम अकेले संभालती है, तभी तो तू बाहर कितनी भी देर तक घूम लेती है। बहू की कीमत अभी नहीं पता चल रही है, लेकिन तुझे एक दिन पता जरूर चलेगी। कुछ भी, अरे ये हमेशा के लिए कहीं चली भी जाए ना तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है मुझे। फिर तो तू कुछ ज्यादा ही पत्थर दिल है, तभी तो तुझे फर्क नहीं पड़ता है। माँ जी, वैसे मेरी माँ का फोन आया था, उनकी तबीयत खराब है, तो मैं कुछ दिन बाहर रहने जा सकती हूँ। अब बोल तू, अपनी बहू को उसके मायके तक नहीं भेज सकती है क्या? मुझे कोई परेशानी नहीं है बहू को मायके भेजने से। एक काम कर बहू, तू मायके जा और जब मन हो वापस आने का तभी आइयो। अब ठीक है ना? बहू को मायके जाने के लिए बोल तो दिया है, लेकिन ध्यान रहे कोई परेशानी ना हो तुझे। अरे मुझे क्यों परेशानी होगी, पहले भी तो सब मैं ही करती थी ना, तब तो कुछ नहीं हुआ। बहू के आने के बाद कुछ अलग थोड़ी हुआ था। मैं मदद ना करूँ तो बहू से काम ना हो। तब तो और भी अच्छी बात है, तुझे बार बार अपनी बहू को काम के लिए समझाना नहीं होगा। कुछ दिन तुझे तो सुकून के मिल गए ना।
हाँ सच में, बहू तो एक काम नहीं करती, बस दिमाग ही खाती रहती है। अपने मायके जाएगी तो थोड़ी शांति मिलेगी मुझे, मेरे लिए ही अच्छा है ये तो। उमा अपनी बहू को मायके भेजने के लिए मान जाती है और आशिका कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती है। आशिका की अपने मायके जाते ही सारा काम उमा को करना पड़ता है। कुछ दिनों तक तो उमा जैसे तैसे काम कर रही थी, लेकिन एक दिन जब उमा कपड़े धो रही थी तो उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाती है। उसे कमर पर चोट आती है। ये बात जब आशिका को पता चलती है तो वो अपने मायके से तुरंत वापस आती है और जैसे ही उमा आशिका को देखती है तो बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, तेरे पीछे मैं अकेले इतने दिन भी घर नहीं संभाल पाई, और जब तू सब अकेले करती थी तो मैंने तुझे कभी अहमियत नहीं दी। माँ जी आप वो सब बातें छोड़ो और ये बताओ कि आप तो ठीक हो ना, ज्यादा कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ बहू, लेकिन गीता सही कहती थी, बहू की कीमत तभी पता चलती है जब वो दूर हो जाती है। और इन कुछ दिनों में सच में मैंने तुझे बहुत याद किया। माफ कर दे बहू, मुझे तेरी कीमत पता चल गई है। उमा को अपनी गलती समझ आती है और वो अपनी बहू की कीमत को अच्छे से समझने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।